नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या हम जिसे कहते हैं कि खून के जो कण होते हैं वो हमारे प्रेगनेंसी में कितने आने चाहिए। हम जब प्रेगनेंसी में ब्लड के रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि वो हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन काउंट जो आता है वो अक्सर लिमिट से नीचे ही आता है। क्योंकि वो जो लिमिट्स होती हैं वो एक नॉर्मल लेडी के लिए होती हैं, जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की रिपोर्ट्स होती हैं, या फिर मेल की एक पुरुष के हिसाब से वो रिपोर्ट्स दी हुई होती हैं। पर एक प्रेग्नेंट फीमेल के हिसाब से उसकी लिमिट्स जो होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा जो कि नॉर्मल की जाए। पहली और तीसरी तिमाही में अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से ज़्यादा है या 11 से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल है। और दूसरी तिमाही में, जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, अगर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 से ज़्यादा आती है, तो ये नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में खून की मात्रा बढ़ती ही है। वॉल्यूम जैसे-जैसे शरीर का वॉल्यूम, बच्चे का वॉल्यूम बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, उस हिसाब से खून की वॉल्यूम भी बढ़ती है। पर खून में हमारे 2 तत्व होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं प्लाज़्मा वॉल्यूम। तो प्लाज़्मा वॉल्यूम जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा से ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण वैसे भी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कम हो जाती है, और इसलिए हमें हीमोग्लोबिन लो दिखाई देता है रिपोर्ट्स में। अब हम बात करेंगे क्यों ये हीमोग्लोबिन की मात्रा का इतना इम्पोर्टेंस है? क्यों हीमोग्लोबिन हमारे लिए इतना ज़रूरी है? तो हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का मेन कंपोनेंट होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी से लंग्स में से सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, जिनके द्वारा हमारे सारे ऑर्गन्स सारी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन सेल्स ही होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं जो ऑक्सीजन मम्मी के फेफड़ों से बच्चे तक पहुँचाते हैं। तो बच्चे को ऑक्सीजन जो मिलता है वो मम्मी के हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर मात्रा होने के कारण ही मिलता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को प्रेगनेंसी में एनीमिया कहा जाता है। अब हीमोग्लोबिन का मात्रा कितनी है, उसके ऊपर हम इसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि या तो ये माइल्ड एनीमिया है कि सीवियर एनीमिया है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 से कम आता है, तो ये मॉडरेट या सीवियर एनीमिया में आएगा, और अगर आपका 7 से ज़्यादा आता है, तो माइल्ड एनीमिया में आएगा। इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? कब आपको पता पड़े कि आपको शायद एनीमिया हो सकता है? इसके सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थकावट बहुत ज़्यादा लगना, अगर वॉमिटिंग, एसिडिटी ये सब सिम्पटम्स होते हैं, तो ये भी एनीमिया के कारण बढ़ सकते हैं। बैठे-बैठे बात करते-करते ऐसा लगे कि साँस चलने लगी है, या कोई भी जो साधारण रूप से आप काम पहले भी करते थे, वही काम करते-करते आपको ऐसा लगे कि बहुत थकावट होने लगी है, थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ के या बैठ के ही आपको लगे कि श्वास चलने लगी है, तब हम कहेंगे कि ये शायद एनीमिया हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में आपको तुरंत अपने ब्लड रिपोर्ट्स कराना चाहिए। अब अगर आपके रिपोर्ट्स में एनीमिया आया है या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आई है, तो क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में हैरान कर सकती हैं? इसका इफ़ेक्ट हम 2 चीज़ों में देख सकते हैं कि एनीमिया का इफ़ेक्ट मदर पे क्या आता है और एनीमिया का इफ़ेक्ट बेबी पे क्या आता है। अगर हम मदर की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मदर को सिम्पटम्स होते हैं थकावट, चक्कर, घबराहट, काम न कर पाना, या फिर उल्टी वगैरह ज़्यादा आना, ये सब सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपको एनीमिया ऑलरेडी है तो। अगर हम दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करें, तो जैसे बेबी बम्प दिखना चालू होता है, बच्चे का विकास चालू होता है, तो ये सब कम होगा क्योंकि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसके कारण बेबी का विकास भी कम हो सकता है। इसलिए आपका वज़न कम बढ़ना या बेबी बम्प कम दिखना, ये सब हो सकता है। अब दूसरी तिमाही पे आते हुए हम देखेंगे कि जैसे बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है, तो बेबी बम्प दिखने लगता है। उस हिसाब से अगर आपको एनीमिया है, तो आपका बेबी बम्प भी कम दिखेगा, और वज़न भी आपका जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ेगा। और जिस हिसाब से देखते हैं कि सारी चीज़ों का विकास होता है, वो विकास भी कम होगा। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम होगा, वज़न आपका वेट गेन कम होगा। अब बात करते हैं क्या-क्या और रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर आपको एनीमिया होता है तो। एक सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर होता है कि एनीमिया के कारण प्रीटर्म लेबर आने का चांस भी बढ़ जाता है। प्रीटर्म लेबर मतलब कि आपको दुखाव समय से पहले आना। जैसे 7वें महीने में कि 8वें महीने में लेबर आने का चांस बढ़ जाता है अगर आपको एनीमिया है तो। और जो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि बीपी एकाएक कम हो जाना या बीपी बढ़ जाना, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एनीमिया में बढ़ जाती हैं। अगर आपको एनीमिया है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को इतना ऑक्सीजन लेवल नहीं है, थकावट जल्दी होने के कारण एग्जॉशन जल्दी हो जाता है, और प्लस यूट्रस और बॉडी का स्टैमिना इतना नहीं होने के कारण
सिज़ेरियन के चांस बढ़ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम रहते हैं। अगर डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद में अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, वो रक्तस्राव भी ज़्यादा होने का चांस रहता है, पोस्टपार्टम हेमरेज ज़्यादा होने का चांस रहता है। अब इसके बाद अगर डिलीवरी होने के बाद में हमने देखा एक तो पीपीएच का रिस्क ज़्यादा रहता है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, वो रिस्क ज़्यादा रहता है और दूसरा एक और रिस्क फैक्टर होता है जिसे हम पर्फ्यूरियल सेप्सिस कहते हैं, या कि जो डिलीवरी के बाद में इन्फेक्शन या रस्सी लगने का डर रहता है, वो इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन सही मात्रा में बनाए रखना अत्यंत इम्पोर्टेंट है मदर के लिए। और हम बेबी की बात करें तो बच्चे में क्या-क्या तकलीफ हो सकती है अगर मदर का हीमोग्लोबिन कम है तो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसका वजन अंदर ही कम हो सकता है, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब मदर के ऊपर एनीमिया के इफ़ेक्ट्स देखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आयरन की सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं और किस तरह हम एनीमिया को आने से बचा सकते हैं। मेरे पेशेंट्स अक्सर ब्लड रिपोर्ट आने के बाद अगर एनीमिया आता है, हीमोग्लोबिन कम आता है, तो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैडम मैं तो सब कुछ खाती-पीती हूँ, फिर मेरा एनीमिया क्यों आया है? मेरा हीमोग्लोबिन क्यों कम आया है? तो इसका ये जवाब है कि आप जो खाते हैं उसमें ही शायद आयरन की मात्रा कम हो। आयरन किन-किन चीज़ों में होता है? आयरन सारी हरी सब्जियाँ जैसे मेथी, पालक इन सब में खूब भरकर मात्रा में होता है। उसके अलावा गुड़, शिंगदाने और दूसरे जो आयरन के सोर्सेज़ होते हैं उन्हें हम अगर डेली अपने डाइट में इन्वॉल्व कर दें, इंक्लूड कर दें, तो आपको आयरन की कमी होने के चांस कम होते हैं। और दूसरा एक सोर्स है, या तो आपकी बॉडी में आयरन आ ही कम रहा है, या तो फिर बॉडी में कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है। बॉडी में ब्लड लॉस किस तरह हो सकता है? या तो जैसे वर्म्स की तकलीफ होती है किसी-किसी को, वर्म्स की तकलीफ होने के कारण भी इंटरनली इंटेस्टाइन में से ब्लड लॉस होने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। या फिर किसी को पाइल्स की, बवासीर की तकलीफ हो, तो कितनी बार देखा जाता है कि स्टूल में ब्लड लॉस साथ-साथ में होने के कारण भी एनीमिया हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अगर एनीमिया हो जाता है, तो ये किन लिमिट्स में आता है और कब हम इसे माइल्ड एनीमिया कहेंगे और कब सीवियर एनीमिया कहेंगे। माइल्ड एनीमिया अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 से कम आता है, तो ये सीवियर एनीमिया कहा जाता है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 से ज़्यादा आता है, तो ये माइल्ड एनीमिया के अंडर में आता है। अगर सीवियर एनीमिया आता है या कि 7 से कम आता है, तब तो ये सीवियर कंडीशन है और हमें इसका उपाय तात्कालिक करना चाहिए। और अगर 7 से ज़्यादा आता है, तो हम इंट्रावेनस थेरेपी या फिर ओरल टैबलेट्स देख के थोड़ा टाइम देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स किस तरह आ रहा है पेशेंट के ऊपर। क्योंकि आयरन की कमी इंडिया में बहुत देखी जाती है, इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, इसलिए आयरन की थेरेपी प्रोफाइलेक्टिक दी जाती है। प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि पहले से ही आयरन दिया जाना हमारी सरकार रिकमेंड करती है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को पहले से ही आयरन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में। तो आयरन की टैबलेट्स पहले से ही आपके डॉक्टर ने आपके जो सेकंड ट्राइमेस्टर चालू होने के बाद में आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स लिखी होंगी। अब आयरन की टैबलेट किस तरह लेने की है? आयरन की टैबलेट अक्सर आप जब लें तो दूध, चाय या कैल्शियम की टैबलेट के साथ न लें। इससे इसका एब्ज़ॉर्प्शन कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप लें आयरन की टैबलेट तो विटामिन सी की कोई चीज़, जैसे विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं, नींबू शरबत या मौसम्बी का रस, इनके साथ लें तो आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और प्लस अगर आपने दूध पिया है या कोई प्रोटीन की वस्तु या जैसे पनीर वग़ैरह खाया है खाने में, तो खाने के तुरंत बाद ना लें, थोड़ी देर बाद लें। क्योंकि जो आपके खाने में कैल्शियम, टैनिन्स ये सब वाली वस्तु होंगी, तो आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर सकती हैं। इसलिए खाने के थोड़ी देर बाद लेने से इसका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से होगा। अगर आपके आयरन की मात्रा कम आती है या आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, तो ओरल थेरेपी में यही आयरन की टैबलेट हम 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। तो ये आयरन की टैबलेट लेने से कितने दिन में आयरन बढ़ना चालू होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ना चालू होगा? ये जब हम लेना चालू करेंगे, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद इसका ट्रीटमेंट में असर दिखने लगता है हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में। इसलिए आपका अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका है, जैसे आपका 8th मंथ रनिंग है या 9th मंथ रनिंग है, तो आपके डॉक्टर अक्सर आपको ब्लड चढ़ाने का या फिर जो आयरन के इंजेक्शंस आते हैं, वो चढ़ाने का बोल सकते हैं। क्योंकि आयरन के इंजेक्शंस और टैबलेट दोनों से ही इफ़ेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर आपकी डिलीवरी बहुत नज़दीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जिसे हम ब्लड का बॉटल चढ़ाना, यही एक ऑप्शन रहता है। अब अगर आयरन की टैबलेट्स लेने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कुछ और कारण भी हो सकता है। जैसे इंटेस्टाइन में अगर अल्सरेशन है या फिर जो इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग है, आंतड़ों के अंदर की लाइनिंग है, उससे आयरन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तब इन केसेस में हमें नस से आयरन देना या नस से आयरन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ऐसा आपको आपके डॉक्टर भी सलाह दे सकते हैं अगर आपके ओरल टैबलेट से नहीं बढ़ रहा है आयरन तो।
इसके साथ-साथ आयरन एब्ज़ॉर्प्शन के लिए और आयरन के इफ़ेक्ट आने के लिए साथ में हमें ज़रूरत होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो आपके डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट के साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स भी दे सकते हैं, जिससे आपका आयरन एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो और उनका इफ़ेक्ट जल्दी आने से रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जल्दी से बढ़े। तो आज हमने देखा कि आयरन की किस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि आयरन की कमी है या एनीमिया है प्रेगनेंसी में, इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मदर पे और बच्चों पे अगर मम्मी को एनीमिया है तो। और अगर एनीमिया है तो आपके प्रेगनेंसी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनसे बचने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं और फाइनली आप क्या-क्या इसके ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, इनसे कैसे आप इस ट्रीटमेंट से कर सकते हैं इसका निवारण। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।